क्या वाकई में प्रेस नोट 3 के रिलैक्सेशंस ने हिंदुस्तान में हालिया एफडीआई को बूस्ट दिया है? यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है द हिंदू में। आज हम इसके बैकग्राउंड के बारे में, इम्प्लीकेशंस के बारे में और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका ये पूरा का पूरा बैकड्रॉप है क्या। 2020 में हमारे सामने कोविड 19 के अलावा एक और बड़ी क्राइसिस थी जो चाइना के इन्वेस्टमेंट से आ रही थी। चाइना को अपॉर्चुनिटी दिखी कि जब इंडिया में कंपनीज आज स्ट्रेस्ड हैं और सस्ते दामों पे अवेलेबल हैं, तो क्यों ना ज्यादा अपना स्टेक बढ़ा लिया जाए। अब 17 अप्रैल 2020 को लैंड बॉर्डर कंट्री इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट किया गया ऑटोमेटिक रूट से। डेफिनेटली ये गवर्नमेंट ने एक चीज को यहाँ पे स्पॉट किया कि भाई दे आर गोइंग टू टेक मेजर शेयर्स, वी शुड स्टॉप इट, एंड दैट्स हाउ गवर्नमेंट स्टेप्ड इन। सो जो असली शिफ्ट था वो सिर्फ एक रूल में नहीं था बल्कि हमारी अप्रोच में था। अप्रोच जो पहले थी कि कितना पैसा आप ला रहे हैं, मुझसे बदलकर अब हो गई थी कि दरअसल पैसा दे कौन रहा है। PN3 वॉज मोर देन अ चाइना बैन। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, इसमें ना सिर्फ चाइना बल्कि कोई भी फर्म जिसके पास चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान की कंपनीज की ओनरशिप हो, चाहे वो माइनॉरिटी में ही क्यों ना हो, उसको मना किया गया इन्वेस्ट करने से या उसकी इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करने से, राइट? सो आप अगर थर्ड पार्टी के थ्रू पे ही करना चाह रहे थे इनडायरेक्टली, तो भी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली उसको एनालाइज किया जाने लगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन देखने लगे। ये देखा जाने लगा कि आपका अगर एक कंसोर्शियम है तो उसके अंदर कौन कौन मेंबर्स है और अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलने वाला है, और क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आज आप ले लें अपनी एक्स एंटिटी के नाम पर जो रिलेटेड ना हो इन कंट्रीज से, पर कल को आप की कोई सिस्टर कंसर्न हो या पेरेंट कंपनी हो, वाई कंपनी, जिसको आप ये स्टेक बेच के कंट्रोल हमारे इन किसी देश को दे सकते हैं। सो दैट इज हाउ इट वाज ब्रॉट टू द पिक्चर। What was actually being protected by India? So we were having a vulnerability at the level of ownership, right? We questioned basically, could foreign capital acquire control of Indian companies? So ना सिर्फ ओनरशिप की वल्नरेबिलिटी थी, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी थी कि इन्वेस्टमेंट जो एंटर हो रही है वो ऐसे वैसे सेक्टर्स पे नहीं आ रही थी, वो आपके टेक, डेटा, इंफ्रा, इस तरह के सेक्टर्स में एंटर हो रही थी जो हमारे फ्यूचर के लिए क्रिटिकल है। और साथ ही साथ में वल्नरेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू भी थी। ओवर डिपेंडेंट अगर हम हो जाते हैं इनमें से किसी भी कंट्री पर, टेक में, मैन्युफैक्चरिंग में या किसी भी क्रिटिकल इनपुट में, तो बहुत मुश्किल होने वाला था हमारे लिए सरवाइव करना। और अल्टीमेटली ये जो शिफ्ट है जहाँ पे हम बात करते हैं कि एफडीआई को इकोनॉमिक वेरिएबल से ज्यादा एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से भी हमने एनालाइज करना शुरू किया। सो द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस वाज अ ब्लाइंड स्पॉट। PN3 ने कुछ ही नहीं किया चाइनीज कंट्रोल या चाइनीज माइनॉरिटी कंट्रोल के बीच में। अब ऐसा हो सकता है ना कि कोई बड़ी कंपनी हो जिसके अंदर चाइनीज इन्वेस्टर्स का माइनॉरिटी स्टेक हो सकता है वो माइनॉरिटी स्टेक 5% हो, 3% हो, पर क्योंकि वो एसोसिएटेड है चाइनीज स्टॉक्स के साथ, तो उनको अलाउड ही नहीं था इंडिया की किसी कंपनी में पैसा डालने के लिए, राइट? एक एग्जांपल से समझेंगे, मान लेते हैं ग्लोबल पी फंड है जिसके अंदर एक छोटा चाइनीज फर्म का ओनरशिप है, और इस तरह से अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस फंड को अलाउ नहीं था क्योंकि चाइनीज एसोसिएशन है, राइट? सो इस कारण से अगर आप फिर भी एक्सेप्शन लेना चाहेंगे तो अप्रूवल में डिले आ रहे थे, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट बढ़ रहे थे, एंड आपके स्टार्टअप और वीसी कल्चर के लिए ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं था, बल्कि इससे नुकसान ही हो रहा था, right? And that is the reason why we saw that a lot of the things that could have happened in the space of technology did not happen because many investors were sitting at bay, simply thinking कि क्या ये वाकई में हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, राइट? सो अब एक और यहाँ पे क्रिटिकल सवाल है जो बनता है, वो ये कि क्या वाकई में PN3 ने एफडीआई को रोका, राइट? सो 72.12 बिलियन डॉलर्स की यहाँ पर बात हो रही है। ओवरऑल एफडीआई का इनपुट है अप्रैल से जैन 2020-21 का ये फिगर है। 15% हायर था ये सेम पीरियड इफ कंपेयर टू 2019-20। सो हमारे यहाँ पर एफडीआई इन टोटालिटी PN3 के बाद भी बढ़ रहा था, लेकिन अनसर्टेन PN3 अफेक्टेड एफडीआई। मतलब
Overall FDI is not equal to FDI affected by PN3 because PN3 ने उन फर्म्स को हटा दिया जो शायद मार्जिनल इंप्रूवमेंट और बेटर कर सकते थे। हम आगे थे, पर अगर PN3 ना होता तो शायद हम और भी ज्यादा फंड्स ला सकते थे। The right question is, did PN3 improve the quality and security of FDI, which while creating friction for some capital? ये एक जरूरी सवाल है जहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि क्वालिटी और सिक्योरिटी क्या दोनों को ही संभाल पाया ये रूल। और दूसरा मुद्दा अगर हम एक अलग एंगल से देखें, पहला एंगल हमने देखा कि भाई PN3 ने स्टॉप किया कि FDI, राइट। अब एक आगे जरा हम दोबारा से देखते हैं कि इसने हेल्प किया क्या हमारे डायलेमा को सॉल्व करने में, राइट। तो चाइना एज पार्टनर ऑलरेडी है, हम कितना भी कह लें कि चाइना के साथ हमें दूरी बरतनी है, पर हम अब दूरी बरत नहीं सकते क्योंकि वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर लीडर है, राइट। सो चाइना हमारे साथ एक कॉम्पिटिशन भी रखता है और एक पार्टनरशिप भी रखता है। कितना सीधा रही है चाइना इंडिया रिलेशन। सो शट आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या सप्लाई चेन्स को बंद करेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत इम्पैक्ट हो जाएगी। अगर हम पूरी तरह से खोल दें तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने का मौका नहीं मिलेगा, जो हमारा क्रिटिकल डेटा है वो बाहर जाएगा और साथ ही साथ में जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो भी एक्सपोज हो सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया का क्या आंसर है कि भैया वी विल परमिट द कैपिटल प्रोवाइडेड हम पहले स्क्रूटनाइज कर लें आपके कंट्रोल को, और उसके बाद हम इंश्योर करें कि वेदर यू आर अ सेफ बेट और नॉट। Therefore, you see that India recalibrates in 2026। अब यहाँ क्या हुआ है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी और क्लियरेंस दोनों की बात की जा रही है, कंट्रोल किया जा रहा है स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए, ऑटोमेटिक रूट क्रिएट किया जा रहा है सेक्टोरल कंडीशंस के लिए, और अल्टीमेटली कंपनीज जिनके पास लेस देन 10% या नॉन कंट्रोलिंग स्टेक है उनको अलाउ किया जा रहा है। तो 2026 का जो रिकैलिब्रेशन है इसके अंदर जो थ्रेशोल्ड आता है, इसमें कहा जा रहा है कि ओनरशिप अगर लेस देन 10% है, नॉन कंट्रोलिंग है, तो आपको ऑटोमेटिक रूट से एंट्री मिल सकती है। अगर आप इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेकर आ रहे हो तो 60 डेज का डिसीजन टाइमलाइन रहेगा कोलैबोरेशन के लिए, जेवीज के लिए, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के लिए, और पूरी तरह से अब अबंडन यानी मना नहीं कर रहे हैं। ना ही ये एक तरह का रिवर्सल है, बल्कि एक तरह का रिकैलिब्रेशन है, जहां पर हम अभी भी कैपिटल को फैसिलिटेट कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, पर साथ ही साथ में हम, क्योंकि हमारे रिश्ते अब बदल रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर फ्रेंडलियर टर्म्स। अभी हाल ही में न्यूज़ भी आई थी कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके भी बात हुई है चाइना इंडिया में। तो ये देखा जा रहा है हर चीज़ का ओवरऑल इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है, और ये भी कुछ उन्हीं पॉइंट में से एक है। सो क्या फाइनली इंडिया गेट ओपन कर रहा है अपने चाइना के लिए? क्या टिकटॉक वाकई में इंडिया में वापस आ सकता है, राइट? सो देखिए, टिकटॉक आए ना आए, पर बहुत सारे बड़े बिजनेसेस एक या दूसरे रूट से जो चाइना के एसोसिएटेड पी फर्म्स वगैरह हैं वो इंडिया में पैसा लगा सकते हैं अब, प्रोवाइडेड कि कोर चाइनीज कंपनी लेस देन 10% हो, राइट। सो दे आर गोइंग टू नाउ गेट easier entry via automatic route, they are going to now get controlling and strategic exposure, right? And they'll also get manufacturing में 60 दिन का timeline to set up their win, right? To set up the entire business base. So the real shift has come from where does the money come to what control and influence does it create? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। लगभग आज से 35 साल पहले जब एलपीजी हुआ तो उस टाइम पे इंडिया डेस्परेट था पैसे के लिए। हम रेडी थे कि हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स आए, तब शायद हमारी वो पोजीशन नहीं थी कि हम स्क्रूटनी कर सकते, लेकिन आज क्योंकि हमारे पास एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है जिसको हम फर्दर ग्रो करना चाहते हैं, आप कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, बट आप ग्रो तो कर ही रहे हैं। यहाँ पर एफडीआई इसके बावजूद भी आया, और जो और अनरियलाइज्ड एफडीआई है वो भी आना है। आप देखेंगे PN3 के एग्जम्पशंस के बाद और भी बढ़ने ही वाला है।